आज जो है हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रिस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन तंत्र। यह एक महत्वपूर्ण ऑर्गेन्स है, यह महत्वपूर्ण सिस्टम है जो हमारे शरीर में जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ऑक्सीजन नहीं लेंगे तो हमारा हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा। हार्ट प्रॉपर काम नहीं करेगा। ऐसे क्या होता है रिस्पिरेशन में, क्या होता है कि हम व्हाट इज रिस्पिरेटरी सिस्टम? रिस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, यही क्या कहलाता है? वह प्रक्रिया जिसमें हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, वह रिस्पिरेशन कहलाता है। रिस्पिरेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन और इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन में क्या होता है कि वह वैसा तरह का रेस्पिरेशन जिसमें हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कहाँ क्या करते हैं, तो उसमें गैसियस एक्सचेंज किसके बीच में होता है? तो लंग्स से ब्लड के बीच में। यानी कि लंग्स क्या करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जो ऑक्सीजन मिलाएगा, वह प्रक्रिया एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहलाता है, बाहरी रिस्पिरेशन। और इंटरनल रिस्पिरेशन क्या होगा? तो जब ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगा। आपको मालूम है ना कि हमारे शरीर में सारे सेल टिश्यू को जिंदा रहने के लिए बार बार ये बात रिपीट करते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत होता है। वह कौन कैरी करता है? सबसे पहले हार्ट से मतलब कि लंग्स से ऑक्सीजन आता है और हार्ट में गैसियस लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है एल्वोलाई में, और गैसियस एक्सचेंज के बाद हार्ट से मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है पूरे शरीर में कैरी करता है। और फिर क्या होता है कि वह जो ब्लड कैरी कर रहा है वह सेल और टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचाता है और न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है। तो वही समझना है कि रिस्पिरेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गैसियस एक्सचेंज होता है, यानी कि हम ऑक्सीजन वातावरण एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। वह प्रक्रिया रिस्पिरेशन कहलाती है। अब रिस्पिरेशन दो तरह का हुआ, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन। एक्सटर्नल रिस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या करता है, जिसमें क्या होता है कि ब्लड जो होता है, लंग्स से ब्लड में जो गैसियस एक्सचेंज होता है वह एक्सटर्नल रिस्पिरेशन कहलाता है, और ब्लड से जो टिश्यू में गैसियस एक्सचेंज होता है वह इंटरनल रिस्पिरेशन कहलाता है। अब जो नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट कितना होता है एक आदमी में, स्वस्थ मनुष्य में नॉर्मल रिस्पिरेशन रेट क्या होता है, कितना? 12 से 16 पर ब्रीथ मिनट होता है। लेकिन वही न्यू बर्न में क्या हो जाएगा, 30 से 60 पर मिनट होता है। न्यू बर्न मतलब जो बच्चा भी जन्म लिया है। ईयरलियर चाइल्डहुड में क्या हो जाएगा, 20 से 40 मिनट पर ब्रीथ पर मिनट हो जाएगा। और लेट चाइल्डहुड में क्या हो जाएगा, 15 से 20, और एडल्ट में 12 से 16। ठीक है ना? तो जब रिस्पिरेशन रेट बढ़ जाएगा, 16 से ज्यादा हो जाएगा, उस बीमारी को क्या कहेंगे? ट्रेकीपेनिया। आज जब 12 से नीचे घट जाएगा उसको क्या बोलेंगे? ब्रेडीपेनिया। तो ब्रेडीपेनिया, ट्रेकीपेनिया बहुत से कारण से होता है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, एक होता है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक होता है लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, तो नोज होता है, ठीक है ना, फेरिंग्स होता है और लैरिंग्स होता है। नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स होता है। लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, ट्रेकिया हो जाएगा, उसके बाद ब्रोंकस हो जाएगा, ब्रोंकियोलस हो जाएगा और एल्वोलाई हो जाएगा। मतलब कि विंड पाइप होता है, हम लोग जो वातावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, वह क्या होता है, फिल्टर होते हुए नाक में जो बाल होता है ना, नाक का बाल क्यों होता है, ऊपर वाले ने नाक का बाल क्यों बनाया, इसको फिल्टर करता है। एयर का जितना भी डस्ट होता है उस डस्ट को फिल्टर करके और शुद्ध ऑक्सीजन मतलब शुद्ध एयर को भीतर हम लोग इनहेल करते हैं, और वह ऑक्सीजन मतलब जो हवा गया वह नोज से, नोजोफेरिंग से होते हुए फिर कहाँ गया, ट्रेकिया में गया। ट्रेकिया मतलब एक पेड़ का कैसे टहनी होता है, पेड़ का जैसे जड़ हुआ, जड़ के बाद उसका शाखा हुआ, शाखा के बाद उसका और पतला पतला तना हुआ, वैसे ही हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हुआ कि पहले हवा हमारा नोज से गया, फेरिंग्स के पास गया, लैरिंग्स के पास गया, फिर ट्रेकिया में गया। ट्रेकिया जो होता है ना, सी शेप ऐसे ऐसे कार्टिलेज का बना हुआ होता है। ट्रेकिया में जैसे यहाँ पे जाएगा, चार्ट एक लाख लगाओ रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ट्रेकिया में जाएगा तो ट्रेकिया से यहाँ से दो भाग में दो ठो लंग्स होता है। एक आदमी को क्या होता है, एक आदमी को भगवान ने लंग्स दो दिया, किडनी दो दिया, क्या क्या दो दिया, आंख दो दिया, लेकिन हार्ट एक दिया, ठीक है ना, ओवरी दो दिया, यूट्रस एक दिया, टेस्टिस दो दिया, तो बहुत सारे ऑर्गन दो है।
एक ऑर्गन भी रहेगा तो काम चलेगा, लेकिन एक एक्सेप्शन में दिए हैं भगवान, लीवर एक दिया, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गन है जो एक ही है, इसको एक ही से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लंग्स भी दो होता है, यदि एक लंग्स फेल हो जाएगा तो एक लंग्स वर्क करते रहता है, तो 2 लंग्स होता है, तो दोनों लंग्स में एक लंग्स राइट लंग्स कहाँ होता है, थोरेसिक कैविटी में, कहाँ होता है लंग्स, आप पढ़े हार्ट में थोरेसिक कैविटी में लंग्स होता है। और लंग्स ब्रोंकस जो होता है गया, जो ट्रेकिया के बाद ब्रोंकस हुआ, ब्रोंकस 2 गो में गया, राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस, और फिर ब्रोंकस के बाद एक और पतला रचना आएगा ब्रोंकियोलस, ब्रोंकियोलस के बाद ब्रोंकाई, फिर एल्वोलाई। एल्वोलाई एक छोटी छोटी सबसे स्मॉलेस्ट जो रचना है लंग्स का, वह क्या है, एल्वोलाई है। वहां पे गैसियस एक्सचेंज होता है, वहां पे क्या होता है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, यानी कि वहां से ऑक्सीजन जो जाता है नाक के द्वारा, वह एल्वोलाई के थ्रू ही ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में चला जाता है। गैसियस पल्मोनरी किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन के द्वारा, ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। तो यह एल्वोलाई क्या कहता है, गैसियस एक्सचेंज का अहम भूमिका निभाता है। और एक मनुष्य के लंग्स में कितने एल्वोलाई हो सकते हैं, 300 मिलियन एल्वोलाई हैं, 1-2 नहीं है, 300 मिलियन, समझ रहे हैं, 1 मिलियन मतलब 10 लाख, 300 मिलियन एल्वोलाई जो है एक आदमी में। तो यह हुआ हमारा। अब हम लोग जो बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब जो हवा ले रहे हैं, उस हवा में क्या क्या है, उस हवा में क्या है, नाइट्रोजन गैस है। जैसे हम अब एक होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, तो इंस्पायरेशन क्या होता है और एक्सपायरेशन क्या हो गया, तो जब हम बाहर के एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेते हैं तो क्या हुआ, बाहर के एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन लेके लंग्स पर गया, वह क्या हो गया, एक्सपायरेशन। और जो भीतर लंग्स का ऑक्सीजन बाहर आया वह इंस्पायरेशन, मतलब कि सांस लेने और सांस छोड़ा, सांस लेने की प्रक्रिया क्या हुआ, इंस्पायरेशन, छोड़ने की प्रक्रिया एक्सपायरेशन। तो छोड़ने और लेने की प्रक्रिया को ही श्वसन तंत्र कहते हैं। तो हम जो एटमॉस्फेयर से जो हवा लेते हैं उसमें कितना नाइट्रोजन है, 78% नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन 21% होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 0.03% होता है, और कुछ थोड़ा सा 0.5% जो होता है जलवाष्प वगैरह के रूप में होता है। लेकिन जब हमारा शरीर जब उस हवा को लिया तो फिर जो भीतर से हवा आया, तो हम लोग ऑक्सीजन इसमें क्या दिखाए हैं कि 21% ऑक्सीजन लिए और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लिए। लेकिन जब सांस हम छोड़े, जब एक्सप्रेशन हुआ, तो क्या हुआ, उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है वह कितना हो गया, घट गया 17%, यानी 4% हमारा शरीर ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4%, यानी कि हमारा शरीर जो है जो 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, वह 4% कार्बन डाइऑक्साइड, 100 में 4% कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वो बाहर फेंक दिया। तो अब रहा कि अब हम लोग यह चीज समझ लिए कि मतलब कि कितना तरह का रिस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रिस्पिरेशन, इंटरनल रिस्पिरेशन, और उसके बाद रिस्पिरेशन, इंस्पायरेशन और रिस्पिरेशन भी समझ लिए, और पार्ट्स का भी हम नाम जान लिए कि अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आएगा, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज आएगा, फेरिंग्स आएगा, लैरिंग्स आएगा, और लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आएगा, तो लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ट्रेकिया आएगा, ब्रोंकस आएगा, ब्रोंक्यूलस आएगा, एल्वोलाई आएगा। अब हम एक एक करके सबके बारे में जानेंगे कि नोज क्या होता है, लैरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स क्या होता है, एपिग्लोटिस क्या होता है, हाँ, एडम्स एप्पल क्या होता है, और उसके बाद आपको ट्रेकिया क्या होता है, ब्रोंकस क्या होता है, ब्रोंक्यूलस क्या होता है, लंग्स क्या होता है, ये सब ऑर्गन जो है। अब देखिए लंग्स का निर्माण, रिस्पिरेटरी सिस्टम का निर्माण करने के लिए कितने ऑर्गन इन्वॉल्व हुए, अभी क्वेश्चन आएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम को बनाने के लिए कितने ऑर्गन काम कर रहे हैं, तो नोज काम कर रहा है। नोज के बाद क्या होगा, लैरिंग्स ऑर्गन है, यानी कि एक ऑर्गन हो गया नोज, लैरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकस हो गया, ब्रोंक्यूलस हो गया, ब्रोंकाई हो गया, एल्वोलाई हो गया, लंग्स हो गया। यानी इतने ऑर्गन मिलके क्या सिस्टम बनाया, जिस सिस्टम का नाम है रिस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोग नोज के विषय में समझेंगे। नोज क्या कहता है, नोज जो होता है यह एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि ईयर जो होता है यहीं से भीतर इन करता है रिस्पिरेशन के लिए है। और इस नोज में क्या होता है, ओल्फैक्टरी नर्व होता है। इस नोज में क्या होता है, ओल्फैक्टरी नर्व होता है, जिससे हमको स्मेल का सेंसेशन होता है। आप जैसे कोई सेंट लगाया है, गंदा महक रहा है, जो भी चीज स्मेल आ रहा है वो किसके चलते, नोज के चलते ही आता है। तो कोरोना के समय में आप देखें तो लोग का सेंसेशन गायब हो गया था नाक से, क्योंकि कोरोना का जब वायरस नाक में इन कर रहा था तो किसको डैमेज कर रहा था, ओल्फैक्टरी नर्व को डैमेज कर रहा था। और ओल्फैक्टरी नर्व के डैमेज के चलते क्या हो रहा था कि उसके नाक का स्मेल खत्म हो जा रहा था, उसको बैड स्मेल में और गुड स्मेल में अंतर नहीं समझ में आ रहा था।
स्मेल का भी इम्पोर्टेंस है। कोई ऐसा चीज है जैसे यहाँ पे अगर कोई कीड़ा मरा हुआ है या कोई ऐसा चीज का सड़ रहा है या गंदा स्मेल है, तो हम स्मेल से पता कर सकते हैं कुछ ना कुछ है, उसको हम देख के हटा सकते हैं। लेकिन जब स्मेल ही नहीं आएगा तो हमको पता नहीं लगेगा कि किस तरह का हमको इन्फेक्शन फैलने वाला है। चाहे कोई भी चीज को, फ्लावर्स का, सेंट का, तो स्मेल एक बहुत बहुत टिपिकल चीज होता है। तो वहीं जो नोज का काम है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी नर्व पाए जाते हैं, स्मेल का काम करता है और हवा को भीतर इन भी करता है, इससे हवा होके भीतर जाता है और यहाँ पे हवा जो होता है बाहर का जो एटमोस्फियर को नॉर्मल टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, एक टेम्परेचर देता है। क्योंकि ब्लड में जो बॉडी का टेम्परेचर ब्लड में कितना है 37 डिग्री भर, और बाहर का टेम्परेचर क्या है, कम है ज्यादा है, इसको मतलब कि ऑटोमेटिक इसको मतलब कि चेंजिंग का काम क्या यहाँ से होता है। तो अब उसके बाद आइएगा फेरिंग्स। फेरिंग्स एक नोज के पीछे जाइएगा तो यहाँ फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स क्या होता है कि यह एक कॉमन पाथवे है। फेरिंग्स आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पढ़ना है और रेस्पिरेटरी सिस्टम में पढ़ना है। आप लोग पहले समझ लीजिए कि यहाँ से गला से 2 गो नली गया है। एक नली गया है खाने का और एक नली गया है सांस लेने का। 2 गो पाइप गया है, क्या बोलते हैं, यहाँ से 2 गो पाइप गया है। एक गया है फूड पाइप, एक ईयर पाइप। हाँ, तो ईयर पाइप क्या हो गया, आगे हो गया। अब फूड पाइप क्या हो गया, पीछे हो गया। समझ में आ रहा है ना, ईयर पाइप आगे हो गया, फूड पाइप। ईयर पाइप का क्या काम है, यहाँ से ऑक्सीजन लेके जाएगा, ट्रेकिया के द्वारा होकर ब्रोंकस ब्रोंकियोलस लंग्स को देगा। खाना का पाइप का क्या काम है कि यहाँ से खाना खाएंगे तो यहाँ से जाएगा फूड पाइप में, स्टोमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, खाना एब्जॉर्ब होगा। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। तो यहाँ पे एक इस दोनों का छिद है, दोनों का, जैसे मैं आपको ट्रेकिया का भी फेरिंग्स क्या होता है, दोनों के बीच में बांटता है, दोनों में कॉमन होता है फेरिंग्स। अब यहाँ पे एक एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस एक कपाट है, वो क्या करता है कि वो हमेशा किसके पास बंद रहता है, वह रहता है हमेशा खाना वाला नली में के पास ढका रहता है। लेकिन जैसे हम चिबाएंगे, खाना खाएंगे तो यह खुल के कहाँ जाता है, सांस की नली को ढक देता है। पहले आप मेरे बात को गंभीरता समझिए कि यदि खाना सांस की नली में चला गया तो आदमी का स्पॉट डेथ हो जाएगा। खाना या पानी अगर सांस की नली में चला गया, लेकिन दोनों यहीं पे खतरा है, लेकिन ऊपर वाला ने ऐसा हैबिट बनाया है, ऐसा व्यवस्था कर दिया है कि जैसे आप खाना खाइएगा, इसलिए कहा जाता है खाते समय बोलिए नहीं। खाते समय बोलिएगा तो कभी कभी क्या होता है कि अधे में रह जाता है, तो खाना का टुकड़ा उसमें जा सकता है और आदमी की नहीं बोला कि आदमी खा रहा था तो एकाएक गिर के कुछ हो गया उसको है। तो जैसे खाना को चबाना स्टार्ट करेगा, एपिग्लोटिस होता है। एपिग्लोटिस क्या करेगा, यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, सांस की नली को ढक लेगा। 1 सेकंड के लिए ढकेगा, जिससे क्या हो जाएगा, खाना भीतर जाएगा और सांस की नली में खाना नहीं जाएगा। जो सरकता है, लोग बोलता है सड़क गया है, कोई याद कर रहा है, वो याद नहीं कर रहा है। वो खाना का कुछ पार्ट, हल्का पार्ट या पानी का पार्ट जाने वाला है ट्रेकिया में, और ट्रेकिया जो क्या होता है, जो सांस की नली है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है किसी भी पार्टिकल को, ऑक्सीजन को छोड़ के कोई भी बाहरी पार्टिकल को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर वहां जाएगा वो चीज तो वहां सड़ेगा, इन्फेक्शन पैदा करेगा, मौत भी हो सकती है। अब किसी को उल्टी आ रहा है, देखता ना, उल्टी हुआ, अगर मरीज बेहोश है तो उसको तुरंत लेटरल पोजीशन में ले जाओ। यदि उसके खाना का या उल्टी का कोई भी पार्ट अगर अनकॉन्शियस है पेशेंट, और वह खाना का पार्ट या उसका वोमिट का पार्ट अगर ऑपरेशन वगैरह में, इसीलिए पहले हम पेशेंट को खाली पेट रखते हैं। क्यों रखते हैं खाली पेट, क्योंकि खाली पेट क्यों रखते हैं कि यदि अगर उसको वोमिट हुआ और वोमिट का कोई पार्ट अगर उसको एयरवे में चला गया तो वह पेशेंट मर जाएगा। उसका कोई भी तुरंत ट्रीटमेंट नहीं है, कोई उपाय नहीं है उसका। इतना टिपिकल चीज है, इसलिए खाते समय पीते समय आराम से बैठ के खाना है, पीना है। नहीं तो अगर एक बार जो है पानी सरका जो बोलते हैं, या फिर पानी या कोई फूड पार्टिकल भीतर चला गया या कोई चौक हो गया यहाँ पे, तो एयरवे जाम हो जाएगा, और एयरवे जाम हो जाएगा तो आदमी की ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगा। ऑक्सीजन सप्लाई कट जाएगा तो आदमी का हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर देगा। हार्ट और लंग्स काम करना बंद करेगा तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा, पूरा ऑर्गन खत्म हो जाएगा, आदमी एक्सपायर कर जाएगा, डेड हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे अब उसके बाद आइएगा तो फेरिंग्स के बाद आइएगा। आप देखिए इतना चैप्टर लंबा है कि एक सिस्टम में घुसिएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते पढ़ते डाइजेस्टिव सिस्टम में चले जाएगा, उसके बाद और सिस्टम ऐसे ही सब बहुत। तो मेडिकल जो इतना है, इतना टिपिकल भास्ट होता है कि आप इसको जितना टॉपिक जो डील कर रहे हैं उसी टॉपिक में रहिए। अगर वहाँ टॉपिक से भटकिएगा तो फिर वो आगे आप चलते चले जाइएगा। तो फेरिंग्स के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो फेरिंग्स क्या होता है, 3 फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स जो होता है 3 तरह का फेरिंग्स पाया जाता है, नोजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये आपको याद रखना है इतना चीज। फेरिंग्स के नीचे आएगा तो क्या होगा, लैरिंग्स पाया जाता है। क्या कहता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स जो हम लोग आवाज बोल रहे हैं ना, किसी का आवाज सुरीला है
कोई अच्छा गाना गाता है, वो किसके चलते गाता है? लैरिंग्स, यानी कि उसका आवाज अच्छा नहीं है, उसका लैरिंग्स का फंक्शन अच्छा है, लैरिंग्स उसका अच्छा प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, यानी कि आवाज जो आती है लैरिंग्स से आती है। यदि लैरिंग्स, अब देखते हैं ना कि आपको सर्दी खांसी या फिर कोई भी रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ तो लोग कहता है गला जाम हो गया, आवाज नहीं आता, बोलेगा क्या हो जाता है उसका, यानी कि उसके फेरिंग्स मैंने नोज में इन्फेक्शन हुआ और उसके बाद चला गया फेरिंग्स में, फेरिंग्स से इन्फेक्शन क्या गया लैरिंग्स में, और लैरिंग्स में इन्फेक्शन चला गया तो वह लैरिंगाइटिस हो गया। लैरिंगाइटिस जब होगा तो उसका हॉर्सनेस, घोड़ा कैसा आवाज बोलेगा तो फटफट जाएगा, तो इसलिए उसका आवाज नहीं आता है। अब इन्फेक्शन भी तो धीरे धीरे जाता है, नाक से जाएगा, पहले अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में इन्फेक्शन करेगा, फिर लोअर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन करेगा, धीरे धीरे इन्फेक्शन नीचे चला जाएगा, तो बहुत तरह के डिजीज होते हैं। अब देखिए एक टाइटिस वर्ड आता है, जितना जगह टाइटिस लगेगा माने इन्फेक्शन ऑफ दिस ऑर्गन, ठीक है ना। इन्फेक्शन ऑफ फेरिंग्स इज कॉल्ड फेरिंगाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ लैरिंग्स इज कॉल्ड लैरिंगाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ ट्रेकिया इज कॉल्ड ट्रेकाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ ब्रोंकस इज कॉल्ड ब्रोंकाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ एल्वोलाई इज कॉल्ड एल्वोलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ स्टोमक इज कॉल्ड टोंग में स्टोमेटाइटिस। वैसे ही ऑफ अपेंडिक्स, इन्फेक्शन ऑफ अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। अब बच्चा सब में होता है इन्फेक्शन ऑफ लव इज कॉल्ड लवलाइटिस, है होता है ना, लोग कहता है ना शत्रुधर। हाँ, तो लैरिंग्स हो गया। अब एपिग्लोटिस के बारे में हम समझ लिए, और यहाँ पे होता है एक एडम्स एप्पल। एडम्स जो क्या है, ये जो उठा हुआ है इसका नाम क्या है, यह बच्चा में नहीं आता है। 16 से 18 साल जब बच्चा जाएगा एडल्ट एज में, जब उसका सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप होगा, जब उसका बाल आएगा, दाढ़ी आएगा, काक में बाल आएगा, जेनाइटल ऑर्गन से बाल आएगा, तब उसमें एडम्स एप्पल अपीयर होता है। उसका आवाज जो है, इसी के चलते आवाज आदमी का कड़ा होता है। जैसे बच्चा में बोलता है कि धीरे धीरे, जैसे 16 साल का 18 साल उसकी आवाज में क्या जाएगा, आवाज फट, लोग कहते आवाज फट गई, अब जवान हो गई, तो जवान ना होला, वो एडम्स एप्पल के चलते होता है। इसका इसी नाम पड़ा है, जिसका एप्पल कैसा इसका निकला हुआ है, इसका क्या नाम है, एडम्स एप्पल। एडम्स किसका किसका एडम्स एप्पल है, सबको होगा। हाँ, अब लैरिंग्स के बाद आप आइएगा तो क्या होगा, ट्रैकिया हो गया। ट्रैकिया क्या है, यह विंड पाइप है। विंड पाइप मतलब कि क्या, हवा की जाने वाली नली है। विंड पाइप, विंड मतलब हवा, पाइप यानी कि ऑक्सीजन को ले जाने वाला एक पाइप होता है। आप जो खांसी का खाते हो, फेफड़ा देखते हो ना, वो इसमें जो रहता है विंड ट्रैकिया रहता है, ऐसे ऐसे कार्टिलेज का बना हुआ होता है, तो विंड पाइप है। और यह कितना लंबा होता है, यह 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है ट्रैकिया, 10 से 15 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ट्रैकिया जाके क्या करता है, ट्रैकिया जाता है तो वह दो भाग में यहाँ से बढ़ता है ब्रोंकस के रूप में। क्या होता है, ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस के रूप में बटेगा। और ब्रोंकस फिर किसी में बटेगा, ब्रोंकियोलस के रूप में बटेगा। और ब्रोंकियोलस के बाद क्या हो जाएगा, एल्वोलाई हो जाएगा। एल्वोलाई में गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। राइट लंग्स, लेफ्ट लंग्स होता है, दोनों का लंग्स। अब लंग्स के बारे में जानिए, लंग्स क्या होता है, शरीर में दो होता है, वन पेयर होता है लंग्स का, और यह थैलेसिक कैविटी में रहता है। और इसका काम क्या है, यह गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी बाहर निकालेगा। यानी कि ऑक्सीजन लेना है और फिर वहां से ऑक्सीजन देना है, फिर उधर से कार्बन डाइऑक्साइड लेना है, फिर इधर देना है, बाहर निकाल देना है। अगर ये काम करना बंद करेगा तो फिर सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। अब दोनों लंग्स में अंतर होता है, लंग्स का जो दोनों में वजन होता है अलग अलग होता है। लंग्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कोनिकल शेप होता है। क्या होता है, कोनिकल शेप स्ट्रक्चर होता है। और पिंकिश होता है, गुलाबी रंग का होता है। और जाके एडल्ट जब आदमी जवान हो जाता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो पिंकिश से हल्का ब्राउन कलर का हो जाता है। लेकिन जो स्मोकर वगैरह है, जो दिन भर सिगरेट वगैरह पीता है, उसका रंग ब्लैक होता है, कोल्टार जमा हो जाने के चलते। और दिस इज द 90% कॉज ऑफ कार्सिनोमा कैंसर एंड 98% कॉज ऑफ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक। तो राइट लंग्स में देखो, अब देखो जैसे लेफ्ट तुम हार्ट में पढ़ा था कि चैम्बर होता है 4, हाँ, वाल्व कैसे होता है, हाँ, इसमें लेयर कैसे होता है, तो वैसे ही लंग्स में क्या होता है, लोब्स होता है। इसमें एक में 3 लोब होता है, एक में 4 लोब्स होता है, ठीक है। हार्ट में लंग्स 2 हुआ ना, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स। तो राइट लंग्स में क्या होगा, 2 फीसर होगा और 3 लोब होगा। उसमें चेंबर में बांटे थे, तो इसमें क्या बांटेंगे, फीसर में। तो फिगर से समझ में आएगा, 2 फीसर होगा और 3 लोब्स होगा। और लेफ्ट लंग्स में क्या होगा, तो लेफ्ट लंग्स में क्या हो जाएगा, 2 फीसर होगा
और दो, एक फीसर होगा और 2 लोब्स होगा, ठीक है ना। और दायां जो लंग्स होता है या बायां लंग्स के तुलना में इसका वजन कम होता है, ठीक है ना। तो अगर राइट लंग्स कितना है 625 ग्राम है, तो लेफ्ट लंग कितना होगा 575 ग्राम का होगा। राइट लंग्स से लेफ्ट लंग्स कमजोर होता है। अब इस सब के बीच में यहाँ पे जो होता है एक डायफ्राम होता है। क्या होता है? डायफ्राम क्या करता है? यह क्या करता है? इट इज द डिवाइड ऑफ थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। यह एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है, ऐसे रहता है डोम शेप। डोम शेप मतलब कि ऐसे बैलून टाइप का स्ट्रक्चर है। और क्या करता है यह थोरेसिक कैविटी में? क्या है? हार्ट है, लंग्स है। तो लंग्स का चीज ऊपरे रहेगा, लंग्स, और उसके एक पतला कवर कर दिया, झिल्ली लगा दिया, एक पर्दा, जैसे कैसे गंजी पहन लिए, शर्ट पहन लिए तो गंजी नहीं दिखाई दे रहा है, गंजी बाहर निकल के नहीं आ रहा है। और नीचे एब्डोमिनल कैविटी में क्या है? एब्डोमिनल कैविटी में इंटेस्टाइन है, लीवर है, गोल ब्लाडर है। अब अगर डायफ्राम नहीं देगा तो क्या हो जाएगा? इंटेस्टाइन ऊपर चला जाएगा, जाके हार्ट में उलझ जाएगा, जाके लंग्स में उलझ जाएगा। इसलिए ऊपर वाले ने क्या किया? इसको बांट दिया है कि हई भाई क्या हो गई, लहू भाई क्या हो गई। तो वैसे ही इसको भी बांट दिया है कि थोरेसिक कैविटी ऊपर हो गया, उसके बाद डायफ्राम से बांट दिया। अब डायफ्राम क्या करता है? जब हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, तो डायफ्राम ऑक्सीजन मतलब कि इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का अहम रोल निभाता है। यह प्रेशर बनाता है ऑक्सीजन ले जाने लाने के लिए। तो डायफ्राम भी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन्स है जो हम लोग का रिस्पिरेटरी टीम का काम करता है। लंग्स में जो हम लोग लंग्स की बात कर रहे थे, लंग्स में क्या होता है? फीसर होता है और मतलब कि लोब होता है। तो लंग्स का भी मतलब कि लंग्स को भी 2 भाग में डिवाइड किए हैं, एक एपेक्स और एक बेस में। तो एपेक्स सुपेरियर वाला जो पार्ट होता है लंग्स का, उसको एपेक्स ऑफ लंग्स बोलते हैं। इंफीरियर वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? बेस ऑफ लंग्स बोलते हैं। जो होता है, हाँ, लंग्स में फीसर्स जो होते हैं, ऑब्लिक फीसर और हॉरिजॉन्टल फीसर होता है। राइट लंग्स में 2 लोब मतलब होते हैं, सुपेरियर लोब और इंफीरियर लोब। और लेफ्ट लंग में होता है सुपेरियर लोब और मिडिल लोब और इंफीरियर लोब। और इसी के अनुसार हम लोग किसी का, पेशेंट का सीटी स्कोर निकालते हैं। जो कोरोना के समय में सीटी स्कोर निकलता था, तो सीटी स्कोर हम लोग कैसे निकालते हैं, वह इसी के अनुसार निकालते हैं। अब देखिए, अब राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में डिफरेंशिएट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं कि राइट लंग्स हैज 2 फीसर 3 लोब्स और लेफ्ट लंग्स हैज 1 फीसर एंड 2 लोब्स। राइट लंग्स का जो वेट है 625 ग्राम, लेफ्ट लंग्स का वेट जो है क्या है? 575 ग्राम। और राइट लंग्स जो होता है शॉर्टर एंड वाइडर होता है, और लेफ्ट लंग्स होता है लॉन्गर एंड नैरो होता है। तो यह हो गया लंग्स के बारे में। लंग्स का जो कवरिंग करता है, लंग्स को एक कवरिंग करता है, एक सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे हार्ट का कवरिंग करता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम, वैसे ही लंग्स का कवरिंग करता है उसको बोलते हैं पुलरा। क्या बोलते हैं? पुलरा, पुलरा बोलते हैं। तो वो क्या करता है? लंग्स को प्रोटेक्शन करता है, बाहरी सुरक्षा चोटों से लंग्स को बचाता है। और कभी कभी क्या होता है कि प्लूरल कैविटी और में लंग्स में दोनों जो कैविटी है लंग्स का, प्लूरल कैविटी के बीच में और लंग्स के बीच में जो पानी भर जाता है या कोई भी मतलब कि उसका हम अलग बता रहे हैं, अभी आगे जाके बताएंगे। लंग्स में जो हम सीटी स्कोर करते हैं तो हम लोग बताए थे कि राइट लंग्स में क्या बोलते हैं? राइट लंग्स में कितने लोग होते हैं? 2। लेफ्ट में कितने होते हैं? 3। तो जितना हमारा लोब है उसके अनुसार हम लोग सीटी स्कोर करते हैं। जैसे राइट में 2 है तो 5-5, सुपेरियर वाला में 5, इंफेरियर वाला में 5। और लेफ्ट में 3 है तो सुपेरियर वाला, मिडिल वाला, इंफेरियर वाला, तीनों में 5-5, यानी कि 15 और 10 25। तो 25 के अनुसार हम लोग सीटी स्कोर करते हैं। यदि किसी पेशेंट का कोरोना के चलते या किसी भी डिजीज के चलते लंग्स या कोई, जैसे मानते हैं राइट लंग्स का एक लोब डैमेज हो चुका है, एक लोब में आधा डैमेज हुआ है, तो उसी के अनुसार हम लोग, जैसे एक लोब डैमेज हो गया, एक है तो 10 की जगह 5 उसका हो गया। इधर अगर 2-3 लोब है, 3 को में मानते हैं एक ही लोब काम कर रहा है, 2 को डैमेज हो गया तो 5 इधर से आया, 5 उधर से आया, 10 हो गया। तो सीटी स्कोर हमारा 20 से 21 से ऊपर होना चाहिए तो आदमी ठीक है, उससे नीचे है तो सीरियस है, 15-12 है तो और सीरियस है, इमरजेंसी है। तो कोरोना में सीटी स्कोर ज्यादा आया था कि कोरोना जो है लंग्स को इन्वॉल्वमेंट करता है, तो कितना मात्रा में लंग्स को डैमेज कर रहा है, तो सीटी स्कोर निकालते थे सीटी स्कैन से। सीटी स्कोर के अनुसार अब किसी का सीटी स्कोर 22 है, 23 है, वो पेशेंट नहीं बढ़ता था, वेंटिलेटर पे रहता था और धीरे धीरे पेशेंट डेड हो जाता था। तो सीटी स्कोर के विषय में हम लोग समझ गए। अब जो होता है कि यदि किसी का HRCT स्कोर जो क्या है, डैमेज कितना है, 0 से 8% डैमेज है किसी का, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? माइल्ड। मेडिकल में 2-3 वर्ड होता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड मतलब कि कोई भी बीमारी अगर हल्का है उसको माइल्ड बोलते हैं, उससे हल्का से ज्यादा सीरियस है उसको मॉडरेट बोलते हैं, सीवियर मतलब कि एकदम वो लास्ट में है उसको सीवियर बोलते हैं।
तो अगर 0 से 8 उसका स्कोर आएगा यानी कि माइल्ड है, 9 से 18 स्कोर आएगा तो मॉडरेट है, और 18 से ऊपर जाएगा 25 तक आएगा यानी कि सीवियर है उसका CT HRCT स्कोर। अब फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम का शरीर में काम क्या क्या है, तो यह क्या करता है, सबसे पहले काम क्या है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। क्या करता है, फंक्शन ऑफ रिस्पिरेटरी क्या है, गैसियस एक्सचेंज में मदद करता है। और उसके बाद वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफायर, मतलब कि जो बाहर का एटमोस्फियर से आ रहा है हवा, उसका मतलब टेम्परेचर को लेवल करता है। ऑल्फैक्सेशन मतलब क्या होता है कि स्मेल की सेंसेशन को बढ़ाता है। डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, वाटर बैलेंस, शरीर में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का काम करता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। जितना अच्छा रिस्पिरेशन होगा वाटर बैलेंस अच्छा होगा। रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, शरीर के बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है। यदि शरीर के बॉडी भीतर का टेम्परेचर 37 डिग्री काम कर रहा है तो वह रिस्पिरेटरी सिस्टम के चलते कर रहा है। और उसके बाद रेगुलेट द एसिड बेस बैलेंस, शरीर में जो एसिड बेस का बैलेंस है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अब इस सब के बाद हम लोग अब इसके बाद में डिजीज क्या क्या कॉज किया, डिजीज के बारे में हम लोग समझेंगे। रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग समझ गए। अब रिस्पिरेटरी सिस्टम में बीमारी क्या क्या होता है, कौन कौन चीज को डैमेज करेगा, तो रिस्पिरेटरी के जिस जिस ऑर्गन को डैमेज करेगा वहां पे उस तरह का बीमारी होगा। यदि नोज में डैमेज किया तो क्या होगा, स्मेल सेंसेशन जाएगा। राइनाइटिस होता है, कॉमन बीमारी क्या है रिस्पिरेटरी सिस्टम का, राइनाइटिस, सर्दी जुकाम। राइनाइटिस मतलब नाक से पानी गिरना। उसके बाद स्नीजिंग, छींक आना, एंटी एलर्जी में होता है कॉमन, कोई भी एंटी एलर्जी होता है, कॉमन कोल्ड हुआ, फीवर हुआ, तो इन्फ्लुएंजा के चलते जनरली कॉमन होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस होता है उसके चलते राइनाइटिस, कॉमन राइनाइटिस होता है आजकल। तो बहुत सारी बीमारी है। यदि वह फेरिंग्स में इन्फेक्शन किया तो फेरिंगाइटिस हो गया, लाइरिंग्स में इन्फेक्शन किया तो लाइरिंगाइटिस हो गया, ट्रेकिया में इन्फेक्शन किया तो ट्रेकाइटिस हो गया, ब्रोंकस में इन्फेक्शन किया तो ब्रोंकाइटिस हो गया। उसके बाद अस्थमा होता है, उसके बाद COPD होता है, कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, उसके बाद TB होता है लंग्स में। सबसे जितने भी TB होते हैं दुनिया में, खासकर भारत में अगर जितने भी TB होते हैं उसमें से 90% TB कौन होता है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी किसका नाम है, लंग्स का दूसरा नाम पल्मोनरी है, और लंग्स को भी कहता है पुलरा। तो कॉमन सीरियस बीमारी क्या क्या हो गया, ट्यूबरकुलोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ TB इन इंडिया। 90% जितना भी 100% TB होता है। TB तो शरीर के सारे अंग में हो सकते हैं, ब्रेन TB होता है, बोन TB होता है, इंटेस्टाइन TB होता है, लीवर में TB हो सकता है, किडनी में हो सकता है, ओवरी में हो सकता है, यूट्रस में TB हो सकता है, स्किन TB हो सकता है, लेकिन 90% TB होता है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। इसलिए किसी को अगर ट्यूबरकुलोसिस, एक TB जो होता है ट्यूबरकुलस बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया का प्रकार है जो शरीर के इम्यून पावर को सप्रेस कर देता है और इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है, और अगर यदि सही समय पर इसका इलाज नहीं मिले तो आदमी की मृत्यु हो सकती है। तो TB वाले पेशेंट का मोस्ट कॉमन साइट क्या है वो हम धीरे धीरे सब चीज़ के बारे में बताएंगे। उसमें ब्लड, देखो एक चीज़ याद रखो, जहाँ से भी ब्लड आ रहा है, चाहे नाक से ब्लड आए, चाहे मुंह से ब्लड आए, चाहे पैखाना का रास्ता ब्लड आए, चाहे उल्टी वाला ब्लड आए, जहाँ पे ब्लड आ गया, इट इज अ मेडिकल अटेंशन है कि तुम अलर्ट हो जाओ कि कोई ना कोई बड़ा कारण है, कोई ना कोई बड़ा घटना होने वाला है, कोई ना कोई बड़ा डिजीज प्रोड्यूस कर गया है। या तो वह TB हो सकता है, या तो कैंसर हो सकता है, या फिर कोई वहाँ भी बेहद ज़्यादा डैमेज हो सकता है। नाक से ब्लीडिंग को क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, इपिस्टेटिक्स। इपिस्टेटिक्स कब होगा, जब बहुत सारे डिजीज में होगा, जैसे मानते हैं कि ब्रेन के डिजीज में भी होता है, और हाइपरटेंशन में भी ज़्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उसके चलते भी इपिस्टेटिक्स होता है। चोट लगने के चलते भी हो सकता है। कोई इन्फेक्शन हो गया अगर अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक में तो वहाँ से भी ब्लड लॉस होगा तो इपिस्टेटिक्स हो सकता है। अगर मानते हैं कि खखार में ब्लड आ रहा है तो TB हो सकता है, कैंसर हो सकता है। यदि स्टूल में फ्रेश ब्लड आ रहा है तो TB हो सकता है, कैंसर हो सकता है, इंटेस्टाइन वगैरह का फ्रेश ब्लड। अगर उल्टी फ्रेश आ रहा है तब भी कोई ना कोई हो सकता है डिजीज, कैंसर, या फिर छोटा मोटा तो नहीं हो सकता है। हाँ, पेप्टिक अल्सर में कभी कोई वोमिटिंग होता है, अल्सरेशन वगैरह में होता है, लेकिन 90% जो है इमरजेंसी कंडीशन में ही होता है। तो रिस्पिरेटरी सिस्टम का मोस्ट कॉमन डिजीज क्या हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, राइनाइटिस हो गया। कॉमन कोल्ड का ट्रीटमेंट क्या है, कॉमन कोल्ड जो होता है वायरल होता है, बैक्टीरियल होता है, सीजनल होता है, एलर्जिक होता है। तो एलर्जिक हो चाहे वायरल होता है तो वायरल का कोई भी 2 से 3 दिन में अपने आप डिसअपियर होता है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो कॉमन कोल्ड का जो पेशेंट मिलेगा हम लोग उसमें केवल एंटी एलर्जी और विटामिन C
विटामिन सी का रोल बताए थे, क्या होता है, सेल इंप्रूव करता है इम्यूनिटी को। तो विटामिन सी और एंटी एलर्जी देकर हम लोग उसको ठीक कर सकते हैं। और यदि फीवर है तो पैरासीटामोल देना है, अगर 2-3 से ज़्यादा फीवर है तो एंटीबायोटिक्स देना है। एंटीबायोटिक्स एक दिन हम बताएंगे, एंटीबायोटिक्स के कितने जनरेशन होते हैं, कितने ग्रुप होता है, वो एंटीबायोटिक भी बताएंगे। जिंक दे सकते हैं उसको, कफ सिरप दे सकते हैं, एंटी एलर्जी दे सकते हैं। एंटी एलर्जी में क्या क्या टैबलेट आएगा, लिवोसेट्रिजिन, सेट्रिजिन, इस तरह का टैबलेट सब आएगा। तो अब हम लोग वहां से आएंगे तो फेरिंग्स में गए, फेरिंग्स में हो गया तो फेरिंगाइटिस हुआ, तो फेरिंगाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है, स्टीम इन्हेलेशन, भाप लेना है, एंटी एलर्जी देना है, एंटीबायोटिक देना है, ठीक है ना, यह सब काम करना है। उसी तरह लैरिंगाइटिस वगैरह होगा। अब मोस्ट कॉमन और सीरियस इन्फेक्शन 2-3 होता है, अस्थमा, सीओपीडी और ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, लंग्स के पेशेंट को ज़्यादा डैमेज करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि लंग्स का जो रिस्पिरेटरी ट्रैक सिस्टम का जो है ईयर वे या ब्रोंकस या ब्रोंकियोलस या फिर एल्वोलाई डैमेज हो जाता है, जिससे प्रॉपर तरीका से ऑक्सीजन जो होता है वह लंग्स में नहीं पहुंच पाता है और उस आदमी का सांस फूलने लगता है, उस आदमी का ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाता है और उसका SpO2 गिरने लगता है, उसका लंग्स प्रॉपर, अब लंग्स में इन्फेक्शन हो गया तो लंग्स प्रॉपर काम करेगा, लंग्स ऑक्सीजन का एक्सचेंज करेगा, तो उसको जब मैकेनिकल या फिर ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग स्टार्ट करते हैं, कितना लीटर ऑक्सीजन देना है, उसको फोर्स के साथ ऑक्सीजन देते हैं, क्योंकि वह लंग्स जो होता है कि क्या एबल नहीं होता है कि वह एटमोस्फियर के बाहर से स्वतः ऑक्सीजन ले सके। ऑक्सीजन थेरेपी कब स्टार्ट करते हैं, जब पेशेंट अनेबल है, जब पेशेंट असमक्ष है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करने में नेचुरल तरीका से, तो उसको हम लोग फोर्स के साथ देते हैं। तो अब देखिए मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन आप लोग को जागरूक करना है कि ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। ट्यूबरकुलोसिस एक आम बीमारी है। हम लोग का भारत में सरकार के लक्ष्य है कि कम से कम 2024-25 तक भी यहाँ पर ट्यूबरकुलोसिस फ्री कर देने से, पोलियो फ्री जोन हो गया है, वैसे ट्यूबरकुलोसिस को फ्री करना है, क्योंकि टीबी एक ऐसा खतरनाक बीमारी है, गांव देहात के लोग इसको सही समय पे नहीं समझ पाते हैं। मेडिकल साइंस कहता है कि यदि किसी को 15 दिन से या 10 दिन से ज्यादा खांसी है तो 90% टीबी हो सकता है, उसको तुरंत एक्सरे, एएफबी, स्पुटम, टीबी का जांच कराइए, टीबी के प्रति लोग को अवेयरनेस कीजिए। यदि टीबी का इलाज सही समय पे हो गया तो उसका लंग्स का जितना भी लोब्स वगैरह है, लंग्स डैमेज ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता है, तो क्या हो सकता है, उस आदमी की जान बच सकती है। लेकिन अगर टीबी कॉम्प्लिकेशन हो गया, उसका ज्यादा हो गया, अलग अलग ऑर्गन्स को भी इफेक्ट किया, तो उसके चलते क्या हो सकता है, आदमी की जान जा सकती है। पहले टीबी से लोग बहुत ज्यादा मरता था, पहले से क्या होता था, टीबी होता था तो लोग बहुत ज्यादा मर जाता, क्योंकि टीबी के बारे में लोग को जानकारी नहीं था। लोग को मुंह से ब्लीडिंग होता था, कखान में ब्लड आता था, तो लोग क्या कर रहे थे कि अरे बाप इकरा लगता कोई डाइन वगैरह कर दी है, कोई ओझा ओझा कर दिया है, हाँ, अच्छा है, लग रहा है कि इस पे कोई देवी कृपा आ गई है, पाप कैले खून ढकर के मर गए। लेकिन ऐसा था नहीं, धीरे धीरे लोग मरते गया, तो इस पे रिसर्च हुआ। सबसे पहले रॉबर्ट कॉक्स एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने टीबी का खोज किया, टीबी के बेसलाई का खोज किया, और उन्हीं के नाम पे टीबी का नाम रखा है कॉक्स। तो टीबी वाले पेशेंट का क्या क्या सिम्टम है, टीबी वाले पेशेंट का सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि खांसी, अगर 10 दिन 15 दिन से ज्यादा खांसी रह रहा है, स्पुटम में ब्लड आ रहा है, पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है, उसके शरीर में पूरा दर्द है, उसका शरीर पूरा ऐठ रहा है, कमजोरी है, उसका शरीर का वजन 10% अगर गिर रहा है, वजन गिरते जा रहा है, भूख नहीं लग रहा है, एनोरेक्सिया डेवलप हो रहा है, छाती में दर्द है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, तो टीबी उसको हो सकता है। और आजकल रिसर्च में भी साबित हो गया है कि जिसको टीबी है उसको HIV का भी जांच कराना है, क्योंकि सबसे पहले HIV इम्यून सिस्टम का डिजीज है, और इम्यूनिटी कमजोर होगा तो सबसे पहले इफेक्ट क्या करेगा, लंग्स पे करेगा, किसी का इम्यूनिटी कमजोर होगा तो इसलिए जितना भी ट्यूबरकुलोसिस पॉजिटिव पेशेंट आ रहा है उसको HIV का भी जांच कराना है। तो टीबी का सबसे कॉन्फर्मेटरी टेस्ट जो है आज तक कोई बना नहीं, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट हैं जिनको हम लोग डिटेक्ट करते हैं। एक्सरे, ऐसे आप एक्सरे करा लीजिए पेशेंट का चेस्ट का, और वहाँ पे लंग्स का देखिए कि अगर वहाँ पे कॉक्स का जो है वहाँ पे पैचेज रहता है, पैचेज अगर लंग्स में आ रहा है तो मे बी ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। उसके बाद AFB स्पुटम कराते हैं, एसिड फास्ट AFB, एसिड फास्ट बेसलाइन, उसका हम लोग स्पुटम से चेक करते हैं कि उसमें वो पाया जा रहा है कि नहीं। सुबह का स्पुटम डॉक्टर लेता है और उसको हम लोग PC नेट वगैरह के साथ भी होता है। PCR होता है, पॉलीमर चैन रिएक्शन, भी कॉन्फर्मेटरी टेस्ट है, आजकल लेटेस्ट डेवलप किया गया है। और उसके बाद जनरल आप लोग ESR देख सकते हैं, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट में ESR पेशेंट का 80-90-100 से ऊपर जाएगा। CBC करा सकते हैं, CBC में आपको लिम्फोसाइट, टीबी एक क्रोनिक इन्फेक्शन है, टीबी क्या है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, क्रोनिक मतलब बहुत दिन से शरीर में पनप रहा है, तो इसमें लिम्फोसाइट बढ़ा रहता है, टोटल काउंट बढ़ा रहता है,
तो यह सब आप जांच करके ट्यूबरकुलोसिस का पता लगा सकते हैं। और जब टीबी जब आपको डायग्नोज अगर हो गया तो टीबी का इलाज एकदम आसान है, 100% क्योर होता है। लेकिन टीबी के इलाज में यही चीज़ देखना है कि उसमें दवा को गैप नहीं करना है। अगर 6 महीना का थेरेपी, 2 तरह का टीबी का इलाज किया जाता है कि इंटेंसिव थेरेपी, कंटिन्यूस थेरेपी। इंटेंसिव थेरेपी में 4 ड्रग्स को चूज करते हैं, आइसोनियाजाइड, रिफैम्पिसिन, इथामोबुटॉल, पायरिजीनामाइड, 4 ड्रग्स को हम लेते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, इंटेंसिव थेरेपी में हम लोग 4 ड्रग को 2 महीना चलाते हैं, 6 मंथ थेरेपी बोलते हैं उसको। और 2 महीना चलाएंगे 4 ड्रग्स, और 4 महीना चलाएंगे 2 ड्रग्स, आइसोनियाजाइड और रिफैम्पिसिन। पहले स्ट्रेप्टोमाइसिन का सुई चलता था, लेकिन अब इंजेक्शन आजकल बंद हो गया है। AKT4 कॉक्सटर 4 के नाम से आता है। आजकल तो सरकार के द्वारा सब दवाइयाँ फ्री में दी जाती है। तो इस सब दवाई का भी कुछ साइड इफेक्ट है जो टीबी की दवाई के साथ साथ हम लोग चलाते हैं। जिसको आइसोनियाजाइड जो होता है उसका क्या साइड इफेक्ट है, पेशेंट में पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है, यानी B6 की कमी करता है, तो उसको B6 का टेबलेट साथ में देंगे। रिफैम्पिसिन का डोज 450 mg है। वह क्या करता है, लीवर टॉक्सिसिटी करता है, और उसके खाने से पेशाब जो होता है रेड कलर का आता है। तो जब हम रिफैम्पिसिन चलाएंगे तो पेशेंट का हम लोग लीवर फंक्शन टेस्ट कराते रहेंगे। और उसी तरह आप आइए तो पायरिजीनामाइड है, इथामोबुटॉल है, तो कोई ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है, बहुत सारा अलग अलग साइड इफेक्ट है। तो यह ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हम समझे। CO इसके बाद मोस्ट कॉमन और भी मतलब डिजीज है जो रिस्पिरेटरी सिस्टम का है, वो अस्थमा है। अस्थमा क्या होता है, लोग दम्मा बोलता है। तो अस्थमा के पेशेंट को क्या होता है कि उसको एक एलर्जिक डिजीज है, और क्या कहता है, ब्रोंकस ब्रोंक्यूलस जो ईयरवे है, जहाँ से ट्रेकियस होकर जो ऑक्सीजन जाता है लंग्स में, तो वह क्या कहता है, ईयरवे को, उसमें क्या होता है, डायलेक्ट जो ईयरवे का मुंह खुला रहता है ना, उसमें म्यूकस ज्यादा बनता है पेशेंट को। अस्थमा में पेशेंट का म्यूकस ज्यादा बनता है, खखारता है तो फेंक देता है, फिर कुछ ऐसे रहता है, तो उसका जो चेस्ट होता है उसमें घरघराहट रहता है। एलर्जिक अस्थमा भी बोलते हैं उसको। तो घरघराहट लगेगा, सीटी बजने की आवाज आ रहा है। क्या होता है, कोई उसका जितना भी ब्रोंकस ब्रोंक्यूलस छोटा छोटा पार्ट है ना, ये सब जो पेड़ के टहना के ऐसा दिखाई दे रहा है, उसमें क्या करता है कि म्यूकस जमा हो जाता है, जिससे ईयर वे जाम नहीं पाता है, उसका सांस फूलने लगता है, SpO2 उसका गिरने लगता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर क्या है कि किसी ऐसी दवा है जो वहां के म्यूकस सेक्रेशन को कम करेगा और ब्रोंकस जो एयरवे है उसके फैला के रखेगा। जैसे हार्ट के वेसल को फैला के रखा जाता है, वैसे ही ब्रोंकोडाइलेटर क्या कहता है, ब्रोंकस को फैला के रखेगा, जिससे ऑक्सीजन का आदान प्रदान अच्छा से होगा। तो उसमें ब्रोंकोडाइलेटर देते हैं, इनहेलर देते हैं, पेशेंट को इनहेल करते हैं। इनहेलर भी ब्रोंकोडाइलेटर होता है, जिससे पेशेंट का ईयरवे जाम जो है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, वह क्लियर हो जाता है। और COPD किसमें ज्यादा होता है, जो चैन स्मोकर है, जो स्मोकिंग वगैरह ज्यादा करता है, जिसको पहले से वो करा क्या तक रहा है भाई, जैसे स्मोकिंग का नाम हो रहा है तुम्हारे तरफ ताकने लग रहा है। तो COPD में ज्यादा दिन से स्मोकिंग कर रहा है, फिर कोई पुराना ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज है, तो उसमें क्या होता है, पेशेंट का ऑक्सीजन जो जाने का रास्ता है, तो COPD डेवलप हो जाता है। कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है। तो यह भी 2 कॉमन डिजीज है। उसके बाद आपको और क्या हो सकता है, निमोनिया होता है। निमोनिया भी कॉमन इन्फेक्शन है। तो निमोनिया में क्या होता है कि आपको पेशेंट को, अब एक चीज होता है कि न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स निमोनिया। तो न्यूमोथोरेक्स क्या हुआ कि जब ईयर स्पेस, प्लूरल कैविटी के बीच में, जो प्लूरल कैविटी है, लंग्स को कवरिंग जो करता है, लंग्स और उसके बीच में जो कैविटी होता है उसको प्लूरल कैविटी बोलते हैं। तो प्लूरल कैविटी में यदि हवा भर जाएगा उसको क्या बोलते हैं, न्यूमोथोरेक्स। पानी भर जाएगा उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोथोरेक्स। प्लूरल कैविटी में, प्लूरल कैविटी में ब्लड भर जाएगा तो उसको हीमोथोरेक्स। और एक और डिजीज होता है, इम्फेजमा बोलते हैं, या प्लूरल इफ्यूजन, एक्युमुलेशन ऑफ वाटर पस या एनी टाइप ऑफ इन प्लूरल कैविटी। प्लूरल कैविटी में जो हो जाता है, पस कलेक्शन हो जाता है, उसको इम्फेजमा या प्लूरल इफ्यूजन बोलते हैं। उसको डॉक्टर टेपिंग करके यहाँ से पानी निकाला जाता है। वो भी ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में ज्यादा होता है, कार्सिनोमा में भी होता है। तो यह सब डिजीज है। निमोनिया भी मतलब कि बहुत तरह के निमोनिया होते हैं, कुछ हल्के वाले निमोनिया होते हैं, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड निमोनिया होता है। तो निमोनिया भी एक सीरियस इन्फेक्शन है ओल्ड एज में, जो ओल्ड एज में हो जाने के बाद पेशेंट का सर्वाइवल चांस कम हो जाता है, ऑक्सीजन पे चला जाता है, बहुत सारा ड्रग्स रेजिस्टेंस होने लगता है, धीरे धीरे उसको वेंटिलेटर पे जाएगा, मैकेनिकल वेंटिलेटर पे जाएगा, धीरे धीरे पेशेंट का वेंटिलेटर पे जाने के बाद कहानी खत्म हो जाता है। तो यह एक तरह का, यह सब डिजीज, कॉमन डिजीज के बारे में समझ गया है, और लंग्स का पूरा पार्ट समझ गया है, लंग्स के बारे में समझ गए, रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझ गए। अब हमारा टॉपिक जो है यहीं पे इसका खत्म हो रहा है।